ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट लेक्चर फार्मास्यूटिक्स जो है ये आपके लिए ज़ाहिर है न्यू सब्जेक्ट है। आप लोग जो है ये फार्मेसी डिप्लोमा फार्मेसी टेक्नीशियन डिप्लोमा कर रहे हैं, तो ये आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है। इस टर्म से आप पहले फेमिलियर भी नहीं थे। तो आज हम इसको जो है ना फर्स्ट लेक्चर में फार्मास्यूटिक्स क्या है, इसके अलावा कितनी ब्रांचेस हैं फार्मेसी की, और ड्रग क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, बेसिक जो सोर्स होता है ड्रग का वो कौन कौन से होते हैं, और जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम, केमिकल नेम एंड द स्ट्रेंथ। सबसे पहले फार्मेसी क्या है। फार्मेसी अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी द वर्ड फार्मेसी डिफाइंड एज, ये ब्रांच है किसकी, मेडिकल साइंसेस की, जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी। ड्रग जो है आपकी इस डिस्कवरी से लेके फिर उसकी डेवलपमेंट, उसकी सिंथेसिस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका एक्शन, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस, उसकी डिस्ट्रीब्यूटिंग, रिलेटेड अफेयर्स, क्लिनिकल यूजेस एंड मार्केटिंग पैटर्न ऑफ ड्रग, ये किस में स्टडी किए जाते हैं, फार्मेसी में स्टडी किए जाते हैं। तो ये मेडिकल साइंस की ब्रांच है। सबसे पहले ड्रग को जो है ना डिस्कवर किया जाता है, उसके बाद उसको डेवलप फिनिश्ड फॉर्म में डेवलप किया जाता है। सिंथेसिस, वो किस चीज़ से सिंथेसाइज की गई है, कौन से उसके वो सोर्सेज थे, उसके बाद उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। फिर उसके जो है जब वो मैन्युफैक्चर हो जाती है, वो किस एक्शन के लिए, किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस होती है, मार्केट सर्वे होता है, या ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो है ना उसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि ये जो है माइक्रोब से या जरासीम से पाक है, ये बिल्कुल अब इस कंडीशन में है कि एक मरीज़ जो है इसे खा सकता है। इसके अलावा उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटिंग रेगुलेटिंग अफेयर है, उसको जो है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस तरह से उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कंपनी से जो मैन्युफैक्चर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से मुख्तलिफ जो जिस एरिया में जो फार्मेसीज़ होती हैं फिर वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये अफेयर्स भी उसके अलावा उसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही है, कितनी डोज में इस्तेमाल की जा रही है, एंड मार्केटिंग पैटर्न ऑफ द ड्रग इज़ कॉल्ड एज द फार्मेसी। फार्मेसी इज़ अ प्रोफेशन डेडिकेटेड फॉर द एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा जो अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन है वो फार्मेसी को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ये प्रोफेशन है जो कि डेडिकेटेड होता है फॉर एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकेशन, डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू अचीव द ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम। ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम क्या होता है कि मरीज़ अगर दवाई को ले रहा है या उस डिवाइस को यूज़ कर रहा है, जैसे आप मुख्तलिफ जो है ब्लड प्रेशर के अपैरेटस हैं, शुगर अपैरेटस है, इसी तरह से स्टेथोस्कोप है, जैसे दिल की धड़कन या आपकी जो साउंड्स होती हैं वो जो है ना सुनी जाती हैं। तो ये सब किस में डिस्कस किया जाता है, फार्मेसी प्रोफेशन में फार्मेसी प्रोफेशन से बिलोंग करता है। और इससे हमें क्या मिलता है, जब हम दवाई लेते हैं अल्टीमेट उसका इस्तेमाल जो है ना वो क्या किस लिए किया जाता है। अगर मलेरिया है तो उसके लिए एंटी मलेरिया थेरेपी की जाती है, इसलिए कि मलेरिया को इरेडिकेट कर सके। उसका जो आउटकम होगा, ऑप्टिमल यूज़ होगा, वो क्या होगा कि मलेरिया इरेडिकेट हो जाए। एंटीबायोटिक लेते हैं ताकि इन्फेक्शन इरेडिकेट हो जाए। तो जो अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन है वो फार्मेसी को डिफ़ाइन करते हैं कि ये प्रोफेशन है जो कि डेडिकेटेड है फॉर द एप्रोप्रिएट यूज़, प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिसिन, डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू अचीव द ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक आउटकम। अब टाइप्स ऑफ फार्मेसी, कितनी स्पेशलिटीज़ हैं फार्मेसी की। आपके पास जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है वो ये होता है, व्हाट इज़ फॉरेंसिक फार्मेसी, डिफाइन द कम्युनिटी फार्मेसी, डिफाइन द इंडस्ट्रियल फार्मेसी, व्हाट इज़ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो इसकी शॉर्ट आपके पास जो है डेफिनेशंस आ सकती हैं, या फिर हो सकता है वो इन वन लाइन जो है ना वो डिफ़ाइन करें कि ये दिस इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद विच आर द फॉलोइंग इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी रिलेटेड विद दिस। तो ये भी आ सकता है। तो आपको बहुत नाम से ही जाहिर है कौन सी फार्मेसी किस स्पेशलिटी के लिए बनाई गई है और वो किस स्पेशलिटी में काम कर रही है। सपोज़ करें हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी वो जो है फंडामेंटल बैकबोन है किसकी, फार्मेसी प्रोफेशन की। और ये इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे मेडिसिन्स जो हैं मैन्युफैक्चर की जाती हैं
ऑन द लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल, वहाँ पे लार्ज स्केल में, जैसे फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं मुख्तलिफ, वहाँ पे मेडिसिन तैयार की जा रही होती हैं, और बहुत लार्ज स्केल पे पूरी जो कंप्लीट लॉट्स हैं, कंप्लीट जो बैच है एक मेडिसिन का, पैरासीटामोल है, उसका एक पूरा बैच जो है वो तैयार किया जाए, तो ये क्या है, लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल पे वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही होती हैं। फर्स्टली इन पाकिस्तान मेडिसिन जो है वो पहले मैनुअली प्रिपेयर होती थी, लेकिन रिसेंट जो साइंटिस्ट हैं एंड एडवांसेस सेमी ऑटोमेटिक मशीन रिप्लेस द मैनुअल वर्क। जो इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ मशीन्स होती हैं वो मेडिसिन को ऑटोमेटिक तरीके से तैयार कर रही होती हैं, कि मेडिसिन को जो है ना पहले आपने जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके साथ कुछ एक्सीपिएंट्स को मिक्स करके एक उसको फॉर्म दी है, फिर उसकी जो है ना वो प्रेस होके उसकी फिलिंग होती है, फिलिंग होने के बाद जो है वो एक कमर्शियल पैक में फिल की जाती है और फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो ये है इंडस्ट्री में प्रिपरेशन। अच्छा, जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी होती है उसके कुछ सेक्शंस होते हैं, ये आपको पता हो कि अगर इंडस्ट्री स्केल पे उसके कुछ सेक्शन, जैसे प्रोडक्शन सेक्शन हो गया, वेयर हाउस सेक्शन हो गया, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको वैसे तो अंदाज़ा तो होगा, लेकिन इन शॉर्ट जो है ना आप लोग जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इन शॉर्ट इसका तो आइडिया ले लें, और फर्स्ट ईयर आपके तो बिल्कुल ये न्यू टर्म्स हैं। तो जो प्रोडक्शन सेक्शन है, नाम से जाहिर है कि वहाँ पे मेडिसिन जो हैं क्या की जाती हैं, प्रोड्यूस की जा रही होती हैं। इस सेक्शन में तैयार की जा रही होती हैं, फार्मुलेट की जा रही होती हैं मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे कुछ स्पेसिफिकेशन है, BP स्पेसिफिकेशन, US स्पेसिफिकेशन, तो उस मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन या मुख्तलिफ फार्मूलाज होते हैं, उसके मुताबिक जो है ड्रग को तैयार किया जा रहा होता है। प्रोडक्शन जो सेक्शन होता है वो मुख्तलिफ, उसके लिए टैबलेट के लिए क्या होता है, टैबलेट सेक्शन हो गया, कैप्सूल जहाँ पे तैयार किए जाएंगे उसका कैप्सूल सेक्शन होगा, क्योंकि उनकी क्या है, फिलिंग ही अलग है ना। टैबलेट जो है वो कंप्रेस्ड होती हैं, आप उसको वो डाई कैविटी में जाती हैं, वो कंप्रेस होकर निकल रही हैं। कैप्सूल्स जो होते हैं वो तो प्लास्टिक, वो जिलेटिन शेल होता है या प्लास्टिक का जो है वो शेल होता है, उसमें पाउडर फिलिंग हो रही होती है, या पाउडर फिलिंग होती है या ग्रेन्यूल्स फिलिंग होती है। तो जो कैप्सूल का सेक्शन है वो अलग होता है, टैबलेट का सेक्शन अलग हो गया। फिर जब हम इंजेक्टेबल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, या तो वो ड्राई पाउडर फिल होता है, उसमें इंजेक्टेबल में दो तरह के आ जाते हैं, एम्प्यूल्स भी होते हैं और वाइल्स भी होते हैं। वाइल्स और एम्प्यूल में फ़र्क पता है आपको? वाइल्स, एम्प्यूल जो है ये सिंपल, जिसको आप जो है ना वो मतलब कि ग्लास मटेरियल के बने होते हैं, आप उसे जो है वो जब यूज़ करते हैं वो सिंपल एम्प्यूल, जैसे डाइक्लो का जो डाइलोफिनिक सोडियम इंजेक्शन हो गया उसका एम्प्यूल हो गया। जो वाइल होता है वो बाकायदा वो जो है ना या पाउडर होता है उसके अंदर, या फिर उसमें इंजेक्शन हो सकता है, और रबर कॉर्क बनी होती है, वो भी ग्लास मटेरियल का बना होता है, लेकिन वो इजी टू ब्रेक होता है जो एम्प्यूल होता है। लेकिन वाइल जो है वो इजी टू ब्रेक नहीं होता, उसके अंदर आप पहले या तो सिरिंज की मदद से इंजेक्शन जो है, जितना भी अमाउंट ऑफ मेडिसिन आपको चाहिए होता है वो आप उससे विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर जो है अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो उसमें कोई भी जो सेलाइन है या कोई भी सोल्यूशन है जो कंपेटिबल होता है उस पाउडर के साथ, नॉर्मल सेलाइन हो गया, डेक्सट्रोज सेलाइन हो गया, तो उसमें आप पहले जो है 5 to 10 ml जो है ना उसमें रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं और फिर फर्दर उसे डाइल्यूट करके एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इंजेक्शन में जब भी बात आती है, या तो इंजेक्शन जो है वो एम्प्यूल फॉर्म में आपको मिलेगा या फिर वाइल फॉर्म में मिलेगा। जैसे जो ऑगमेंटिन है उसका क्या होगा, वो वाइल होता है। जो आम इंजेक्शन है, डिक्लोरान वगैरह हो गया, जेनेटिक इंजेक्शन हो गया, ये क्या है, एम्प्यूल फॉर्म में है, वो इजी टू ब्रेक होते हैं। जो मतलब एक उसमें जो है ना 10 इंजेक्शन है, वो आपको देखा होगा शायद मेडिकल उस तरह के। तो एम्प्यूल और वाइल का भी फ़र्क आपके जहन में हो। सिरप सेक्शन है, सिरप्स जो है वो सोल्यूशन होते हैं, स्वीट सिरप्स होते हैं, कुछ एलिक्सर्स होते हैं, कुछ शुगर फ्री होते हैं, तो वो सेक्शन अलग है। वेयर हाउस जो है, मेडिसिन में भी वेयर हाउस होता है, आप बाकी उसमें भी देखें तो वहाँ पे वेयर हाउस होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल या जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसको स्टोर किया जाता है। रॉ मटेरियल, अगर हम किसी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें
कुछ हमें उसमें पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, तो वो सब जो है ना वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, वेयर हाउस एरिया में स्टोर किया जाता है। या फिर हमारी जो प्रोडक्ट तैयार हो जाती है फिनिश फॉर्म में, उसको बल्क में स्टोर करने के लिए एक वेयर हाउस जो है वो एरिया डेडिकेट कर दिया जाता है, जहाँ पे मेडिसिन को स्टोर किया जाता है, वेयर हाउस एरिया कहते हैं उसे। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, जब मेडिसिन जो है मैन्युफैक्चर हो जाती है, वो तैयार हो जाती है, तो कुछ क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर्स होते हैं, वहाँ पे मेडिसिन को चेक किया जाता है, आया इसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है। इम्प्योरिटीज़ चेक करने के लिए अगर इंजेक्टेबल है तो उसमें देखते हैं कि ये माइक्रोबियल फ्री हैं, इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता। इसी तरह से कोई सॉल्यूशंस हैं तो उसमें कोई कंटामिनेटेड पार्टिकल्स तो मौजूद नहीं है, तो मतलब कि उसकी फ़ाइनल क्वालिटी चेक की जाती है, वो कहलाता है क्वालिटी कंट्रोल एरिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट में जो बेसिक फंक्शन होता है इस डिपार्टमेंट का, इसका होता है कि डिस्कवर करे, डेवलप करे और सिंथेसाइज करे न्यू ड्रग्स बाय वर्किंग ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग मेडिसिन। जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन होती हैं उन पे वर्क करते हुए मज़ीद जो है जो मेडिसिन डिस्कवर की जा रही होती हैं वो किस में होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि नाम से जाहिर है, तमाम जो मैटर्स हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टू दी डिलीवरिंग इन द मार्केट, ये तमाम जो मैटर्स हैं मैन्युफैक्चर से लेके मेडिसिन की डिलीवरी तक, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मैनेज करता है। सेकेंड है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी जैसा कि नाम से जाहिर है ये भी पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन है, और इस स्पेशलिटी में हम जो है प्रोवाइड करते हैं फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट द कम्युनिटी लेवल। एक कम्युनिटी होती है, जैसे आपके इलाके में कोई मेडिकल स्टोर है तो वो उस कम्युनिटी को सर्व करने के लिए है, वो वहाँ पर मेडिसिन जो है उस कम्युनिटी को प्रोवाइड करता है क्वालिटी मेडिसिन। तो इसका जो फंक्शन होता है, जो गोल होता है कम्युनिटी फार्मेसी का, वो होता है कि प्रोवाइड करें क्वालिटी मेडिसिन टू द जनरल पब्लिक, प्रोवाइड करें गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग द मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन। इसके अलावा जैसे कोई कैंपेन होती है या कोई जो है वो हेल्थ कैंप्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करवा लें, या हेल्थ टॉक एंड सेमिनार अरेंज करवाएं, या फिर जो है मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दें, तो ये कौन किस लेवल पे होता है, कम्युनिटी फार्मेसी लेवल पे होता है। उसके कम्युनिटी फार्मेसी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, होल सेल फार्मेसी एंड द रिटेल फार्मेसी। सबसे पहले सर्कल यूँ होता है कि ये एक कंपनी है, उसके बाद मेडिसिन कहाँ प्रोवाइड कर दी उसने, डिस्ट्रीब्यूटर को। ये मेन कंपनी जो है, समझे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद है, ठीक है, ये मेन कंपनी है। उसके बाद इसने हेडक्वार्टर से उस कंपनी की जो मेडिसिन हैं वो पूरे पाकिस्तान में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब पूरे पाकिस्तान में उन्होंने मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूशंस या अपनी वो कुछ जो वो हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हें अपनी ये कंपनी वो ऑथराइज़ कर देती है कि आप हमारी मेडिसिन इस इलाके में जो मेडिकल स्टोर हैं फर्दर उनको डिलीवर करें। तो मेडिसिन जो है कंपनी से कहाँ पर आती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, जो अपने अपने एरिया में स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर होता है वहाँ पे आती है। डिस्ट्रीब्यूटर से जो है ना वो मेडिकल स्टोर, अब जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, सपोज़ करें एक कंपनी है, मैं कहूँ कि GSK है, वो है, उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो किसमें है, इस्लामाबाद में है। अब वहाँ से उसने मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर, अब हमारे यहाँ पे जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो हमारे यहाँ पे वो मियाँ वाली में है, सपोज़ करें कि यहाँ पे मियाँ वाली में हमारा लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है। इस डिस्ट्रीब्यूटर की अब जिम्मेदारी है कि यहाँ पे जितने भी इलाके मेडिकल स्टोर हैं आपके नियर बाय, वहाँ पर मेडिसिन को इसने डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ से हमने मेडिसिन लेनी है, यहाँ से फिर वो किसके पास पहुँचती है, पेशेंट तक पहुँचती है। ये क्या होगा, एक पूरा प्रोसेस हो गया। इसको हम डिवाइड करें अगर होल सेल फार्मेसी में और रिटेल फार्मेसी में, तो होल सेल जो फार्मेसी होती है वो क्या करती है, कंपनी से मेडिसिन जो है ना होल सेल को दी जाती है, होल सेल जो है वो फिर किसको देता है, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा देता है। होल सेल जो होती है फार्मेसी या होल सेल जो डीलर होता है वो मेडिसिन मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकता है। ये क्या हो गया, आपकी होल सेल फार्मेसी हो गई है। लेकिन जब हम रिटेल की बात करते हैं तो उसका होता है कि वो कंपनी से मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर के पास,
डिस्ट्रीब्यूटर जो है फिर वो मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन देता है। मेडिकल स्टोर से जो पेशेंट को मेडिसिन पहुंचती है ये क्या कहलाती है? रिटेल फार्मेसी। एट द फिक्स परसेंटेज और द प्रॉफिट। इसमें मर्ज़ी नहीं होती है किसी की डिस्ट्रीब्यूटर की कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना, कंपनी ने अगर कंपनी ने ऑथराइज़ किया है कि आपने एक फ़िक्स परसेंटेज जो है किसको देनी है? मेडिकल स्टोर को देनी है, तो वो वही परसेंटेज देने का पाबंद है, उससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। दोनों उसमें आप होलसेल फार्मेसी में और रिटेल फार्मेसी में जो प्रॉपर डेफिनेशन है कि जो रिटेल फार्मेसी होती है ये बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी होती है, जहाँ पे मेडिसिन जो है टेकन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर और द होलसेलर एंड प्रोवाइड जनरल पब्लिक एट द फिक्स्ड प्रॉफिट और द प्राइस। इसके बाद जब होलसेल फार्मेसी की बात करते हैं तो ये भी बिजनेस ओरिएंटेड फार्मेसी होती है, जहाँ पे मेडिसिन जो है फ्रॉम द मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज एंड द हॉस्पिटल इन द बल्क एंड द फिक्स परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा, इसके बाद है फॉरेंसिक फार्मेसी। जैसा कि नाम से जाहिर है कि फॉरेंसिक जो फार्मेसी है उसमें डील की जाती है ड्रग लॉ, कि कौन से ड्रग्स लॉ हैं जो कि हमें बताते हैं कि एक मेडिसिन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अगर एक मेडिकल स्टोर है तो वो किस तरह से अपना लाइसेंस हासिल करे फॉर द सेल ऑफ मेडिसिन। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो अपने बिज़नेस के लिए किस तरह से जो है मेडिसिन जो है सेल लाइसेंस जो है वो हासिल करेगा। तो ये किस में डील किया जाता है? फॉरेंसिक फार्मेसी में। यहाँ पे ये नॉन द फॉरेंसिक फार्मेसी डील्स विद द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द फार्मेसी प्रैक्टिसेस, एस्पेक्ट्स ऑन विच फॉरेंसिक स्ट्रेस डाउन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री। अगर कोई एक इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं तो उसको किस तरह से रजिस्टर होना है, कौन कौन से लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसे फुलफ़िल करने हैं इंडस्ट्री, कोई मेडिसिन इंडस्ट्री है उसे लगाने के लिए। इसके अलावा किस तरह से उसने लाइसेंस जो है ऑब्टेन करना है टू मैन्युफैक्चर, परचेज़ और सेल द मेडिसिन। टू मैन्युफैक्चर या परचेज़ करे मेडिसिन को या फिर वो सेल कर रहा है मेडिसिन को, तीनों सूरत में लाइसेंस हासिल करना होगा। हॉस्पिटल फार्मेसी, जैसे कि नाम से जाहिर है हॉस्पिटल में जो फार्मेसी होती है उसका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है कि मेडिसिन्स को क्या किया जाए। हॉस्पिटल जो फार्मेसी होती है उसका मेन मकसद क्या है? जो आपके पेशेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करे। हॉस्पिटल के अंदर होती है ये फार्मेसी, जिसका मेन मकसद है जो इंडोर के पेशेंट्स होते हैं उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना और उनको फैसिलिटेट करना। इसके अलावा हॉस्पिटल जो फार्मासिस्ट होता है वो कहलाता है जो कि किसके अंदर काम करता है? हॉस्पिटल के अंदर काम करता है, वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहलाता है। अब फार्मासिस्ट क्या होता है? आपको मैन हु इज़ होल्डिंग मतलब ही और शी हु इज़ होल्डिंग द फॉर्म डी 5 years डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, तो वो कहलाता है फॉर्म डी। लेकिन अगर हम और उसको कौन सी डिग्री? कैटेगरी ए, एंड उसको ऑथराइज़ किया जाता है वो कैटेगरी ए कहलाता है। लेकिन अगर हम ये इसके असिस्टेंट फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन की बात करें तो वो होता है जो कि ही और शी हु इज़ होल्डिंग द 2 years फार्मेसी डिप्लोमा, और जो है उसको कौन सी डिग्री? कैटेगरी बी जो है वो की जाती है, मतलब इशू की जाती है फ्रॉम दी फार्मेसी काउंसिल और द प्रोविंशियल जो प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल, वो उसे रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्म डी के लिए कैटेगरी ए और जो फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं उसके लिए कैटेगरी बी अलॉट की जाती है। इसके अलावा असिस्टेंट जो फार्मासिस्ट होता है उसका क्या फ़ंक्शन होता है? अगर आप सोचते हैं कि जो फार्मेसी असिस्टेंट है उसका क्या फ़ंक्शन हो सकता है, तो नंबर 1 कि परचेजिंग ऑफ द क्वालिटी मेडिसिन। आप क्वालिटी मेडिसिन को परचेज़ करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर 2 मेडिसिन मैनेजमेंट। मेडिसिन मैनेजमेंट क्या होती है कि मेडिसिन आपने परचेज़ कर ली है, उसके बाद जो है उसकी आपने यूटिलाइजेशन भी देखनी है कि ये एक मेडिसिन जो हम परचेज़ करने जा रहे हैं इसका इस्तेमाल कितना है। उसके बाद मेडिसिन मैनेजमेंट में आता है कि आपने उसकी जो प्रॉपर एक्सपायरी वगैरह है उसको भी मेंटेन करना है कि ये मेडिसिन जो है आया कितनी टाइम में
या कितनी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि कितने वक्त में एक्सपायर होने वाली हैं, और फिर उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देना जहाँ से आपने परचेज़ की होती है, उसको प्रॉपर रिटन फॉर्म में लेके आना। और जो ऐसी मेडिसिन हैं जो नियर एक्सपायरी होती हैं तो उनको आपने शेल्फ से एक साइड पे, ये जो एक्सपायर हो जाती हैं तो उन्हें शेल्फ में ना रखे रहने दें, बिकॉज देयर इज़ अ चांसेस ऑफ मिक्सिंग दिस मेडिसिन विद द फ्रेश एक्सपायरीज। तो उससे ये हो सकता है किसी पेशेंट को बाय मिस्टेक जो है ना वो डिस्पेंस हो जाए और उससे किसी पेशेंट की जान जा सकती है। तो आपके पास ये बेहद ज़रूरी है कि जब भी आप मेडिसिन डिस्पेंस करें या मेडिसिन इस्तेमाल करें, मेडिसिन आप पेशेंट को दे रहे हैं या अपने इस्तेमाल करें, तो सबसे पहले उसकी बैच नंबर, एक्सपायरी और प्रॉपर नाम, क्योंकि साउंड अलाइक और लुक अलाइक भी ड्रग्स होती हैं। साउंड अलाइक किसे कहते हैं? जो कि जिसकी आवाज़ जो है ना आपको सुनने में मिले कि वो एक जैसे नाम आप बोलते हैं तो एक जैसी आवाज़ सुनाई देती है, और लुक अलाइक जैसे वो दिखने में एक जैसी लगती हैं। ठीक है। इसके अलावा क्लिनिकल फार्मेसी, अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन सोसाइटी ऑफ द फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी इज़ अ स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल साइंस जो कि डील करता है स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन इन कंट्रास्ट विद देयर स्पेसिफिक डिजीज़। वो मेडिसिन को डिस्कस करते हैं इन कंट्रास्ट टू देयर स्पेसिफिक डिजीज़। जैसे मैं कहूँ कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ये क्लिनिकल फार्मेसी में ये पढ़ाया जाता है कि अगर एंटीबायोटिक है या एंटी मलेरिया है, एंटी मलेरिया में कौन सी दवाई यूज़ की जाए। हो आपको मलेरिया लेकिन आप यूज़ कर रहे हो खाली एंटीबायोटिक, तो ये तो उसका क्या है, स्पेसिफिक यूज़ ना हुआ। हो आपको वायरल इन्फेक्शन और आप उसमें एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसका क्या है, इर्रेशनल यूज़ है, इर्रेलेवेंट यूज़ है। तो रेलिवेंट यूज़ ऑफ मेडिसिन विद रिस्पेक्ट टू द डिजीज़ इज़ डिस्कस्ड बाय इन द क्लिनिकल फार्मेसी, और क्लिनिकल फार्मेसी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपको कुछ इनकी ड्यूटीज़ हैं, जैसे मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस। मेडिसिन जो है डायग्नोसिस के मुताबिक दी जा रही है कि नहीं, ये किसमें डिस्कस किया जाता है, क्लिनिकल फार्मेसी में। और ये अब जो है अब के टाइम में क्लिनिकल फार्मेसी का रोल बहुत हद तक जो है इलाबोरेट हो गया है, बहुत हद तक अब इस रोल को सराहा जाता है और ये रोल मतलब कि दिया जा रहा है सोसाइटी में हमारी। स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ स्पेसिफिक, एक मेडिसिन जो है आप यूज़ सपोज करें आपको एक बीमारी के लिए 4 मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं, तो उनके कुछ इंटरेक्शंस भी होते हैं। उनके क्या होते हैं, कुछ इंटरेक्शंस होते हैं। जैसे पेनाडोल है, अगर आप उसको कैल्शियम सप्लीमेंट है, सपोज कर ड्रग इंटरेक्शन कि कैल्शियम है, उसके साथ अगर आप आयरन सप्लीमेंट भी ले लेते हैं तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ इंडाइजेशन, देयर इज़ अ चांसेस ऑफ इंडाइजेशन, कि उसमें चांसेस हैं कि आपके पास जो ड्रग इंटरेक्शन है वो चिलेट फॉर्मेशन हो जाए। आयरन और कैल्शियम जो है एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, दैट बिकम इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स, और वो इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो जब एक चीज़ डाइजेस्ट आसानी से नहीं होनी, एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, तो इट कैन लीड टू द इंडाइजेशन और द डिस्पेप्सिया, ये इस तरह की कंडीशन। तो ड्रग इंटरेक्शन भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। ये नहीं कि हम हर मेडिसिन के साथ दूसरी मेडिसिन को दे सकते हैं। बाज़ औक़ात इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आपने इस मेडिसिन को 2 घंटे पहले लेना है या इस मेडिसिन को आपने 2 घंटे बाद लेना है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, 4 to 5 पॉइंट्स में आपको पता होना चाहिए। ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइल, ड्रग एडवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज़ एडवर्स रिएक्शन? नॉर्मली हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने एक मेडिसिन को आपने दिन में सिर्फ आपने 2 दफ़ा लेना था, लेकिन आपने उसे बाय मिस्टेक 4 दफ़ा ले लिया, तो उसकी सूरत में कुछ जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत डोमिनेंट हो जाएंगे, और उसकी हाई डोज की वजह से आपकी बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी उस ड्रग की। तो उस कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन जो है ना सामने आ सकता है। अब वो रिएक्शन की सूरत में आ सकता है, हो सकता है यू माइट बी हैविंग द सीवियर डायरिया, सख्त आपको डायरिया हो गया है उस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से,
या फिर जो है ना आपका जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, या आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत लो हो गया है। एक स्पेसिफिक मकदार है, जैसे इंसुलिन है, आपको उसको स्पेसिफिक यूनिट्स हैं आप में इस्तेमाल, अगर उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो देयर इज़ अ चांसेस कि आपका जो शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए। या फिर आपने अगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, तो या फिर जो है ना आपने एक प्रॉपर रेट था उससे आपने देनी है, लेकिन वो उस रेट से नहीं दी गई, वो रेट ऑफ जो जो रेट ऑफ इन्फ्यूजन होता है वो आपने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। हो सकता है आपको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन सामने आ जाए, ब्लड विजन हो, इस तरह की कोई चीज़ें, कन्वर्जेंस हो, तो ये एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट हो सकते हैं। या तो ये मेडिसिन की वजह से होते हैं या फिर मेडिसिन के रेट की वजह से हो सकते हैं, उसके डोज रिलेटेड भी होते हैं। सेकंड, ड्रग फॉर्मुलरी। ड्रग फॉर्मुलरी क्या होती है? यू मस्ट बी अवेयर विद दिस टर्म। एक मेडिसिन की लिस्ट बनाई जाती है, तमाम जो मेडिसिन अवेलेबल होती हैं हॉस्पिटल में उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट में ये तमाम मेडिसिन जो है ना वो ऐड कर दी जाती हैं फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे मैं कहूँ कि बुखार उतारने के लिए आपके पास कितनी तरह की दवाइयाँ हैं, बुखार कम करने के लिए आपके पास कितनी तरह की दवाइयाँ हैं, पैरासीटामोल भी है, पैनाडोल भी है, आपके पास कैल्पोल भी अवेलेबल है, आपके पास फेब्रोल भी अवेलेबल है, आपके पास जो है ना वो पोस्टान भी अवेलेबल है, आपके पास ब्रोफीन भी अवेलेबल है। ठीक है, एंटीपायरेटिक में मुख्तलिफ फार्मूलाज और उसके जो ब्रांड्स नेम हैं वो मेंशन किए जाते हैं ताकि हमें मेडिसिन को पेशेंट के लिए सिलेक्ट करने में आसानी हो। अभी वो पूरी एक टीम होती है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी की, वो टीम होती है, उस टीम की मौजूदगी में एक फार्मूलरी बनाई, एक किताबचा बनाया जाता है अबाउट द अवेलेबल मेडिसिन एट हॉस्पिटल, और फिर उससे हेल्प ले सकते हैं आप। मैं कहूँगी सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, उसमें आपके पास सबसे ज़्यादा जो कॉमन ब्रांड है वो नोविडेट भी अवेलेबल है, उसमें आपके पास सिप्रोक्सिन भी अवेलेबल है। इस तरह की जो जेनेरिक और फिर कितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं, मतलब कि एक ही ब्रांड अवेलेबल नहीं होना चाहिए, हो सकता है उसके बाद हमें वो ना मिले, दूसरा ब्रांड आप वो इस्तेमाल कर सके, तो ये फॉर्मुलरी में मेंशन किया जाता है। थेरेप्यूटिक्स क्या होती है? थेरेप्यूटिक इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। थेरेप्यूटिक्स क्या कहलाता है? डिजीज़ का ट्रीटमेंट। अब है हमारा इन शॉर्ट जो है ना ड्रग क्या होती है? ड्रग जो है अकॉर्डिंग टू द एंसेल, ड्रग कैन बी डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन और द अदर एनिमल। वो जो है एजेंट जो कि क्या करने के लिए, क्योर के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए किसी भी एनिमल में या ह्यूमन में यूज़ किया जाए तो वो ड्रग कहलाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑफ मेडिसिन। ओवर द काउंटर ड्रग होती हैं और एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है। ओवर द काउंटर ड्रग को बहुत कॉमनली जो क्या कहा जाता है? OTC ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग्स आर कॉल्ड एज द OTC ड्रग, और ये वो ड्रग होती हैं जिसके लिए एक पेशेंट को किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम कहेंगे एक पेशेंट है, उसे खांसी की शिकायत हो गई है नॉर्मल, या हल्का सा बुखार हो गया है, और वो जो है आपके पास आते हैं कि मुझे बुखार की गोली दे दें या सर दर्द की गोली दे दें या खांसी का कोई सिरप दे दें। ठीक है, तो ये कहलाती है ओवर द काउंटर ड्रग, जिसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का होना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी बीमारी बताते हुए वहाँ से मेडिसिन हासिल कर सकते हैं, या फिर मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं या कमज़ोरी हो रही है, उसके लिए कोई मल्टीविटामिन या कोई ताकत की मेडिसिन बता दें। ये कहलाती है ओवर द काउंटर ड्रग। इसमें मल्टीविटामिन आते हैं, एनसेड्स आती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे एस्प्रिन या पैरासीटामोल। इसके अलावा लैक्सेटिव्स आ जाते हैं और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होती हैं? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, दीज ड्रग कैन बी डिस्पेंस ऑन द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? वो नुस्खा जो डॉक्टर की तरफ से दिया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन वो नुस्खा होता है जो डॉक्टर की तरफ से दिया जाता है और उसे आप कहते हैं ये मेरी प्रिस्क्रिप्शन है। उस प्रिस्क्रिप्शन में तमाम पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, उसका नाम होता है, उसकी जो है ना एज होती है, उसका वेट होता है, उसके वाइटल्स मेंशन होते हैं। वाइटल्स में क्या क्या आता है? उसका टेम्परेचर हो गया, उसका ब्लड प्रेशर हो गया, उसका वेट हो गया। ठीक है,
ये बेसिक वाइटल्स हैं जो कि करवाना ज़रूरी होता है और ये प्रिस्क्रिप्शन मेंशन होते हैं। अब दीज प्रिस्क्रिप्शन कैन ओनली बी डिस्पेंस ऑन द फिजिकल प्रिस्क्रिप्शन फॉलोइंग ड्रग आर इंक्लूडेड, जैसे एंटीबायोटिक्स है, इसके लिए फिजिशियन की जो प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी एंटीबायोटिक का प्रॉपर इंतखाब नहीं कर सकते इस्तेमाल के लिए। स्टेरॉइड्स हो गए हैं, बेंजोडाइज़ेपिन हो गई हैं, नींद आवर जो गोलियां होती हैं वो हो गई हैं। आपको नहीं पता उनकी कितनी डोज़ आपको लेनी है, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल डोज से ज़्यादा डोज ले ली अपनी मर्ज़ी से और आपको ज़रूरत नहीं थी, तो आपका क्या हो सकता है, स्लीप इंड्यूस हो सकती है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, शुगर कम करने वाली दवाइयाँ, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं, और एंटी हाइपरटेंसिव जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं, बारबिटूरेट्स जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी यूज़ किए जाते हैं, और जो है कुछ स्लीप डिसऑर्डर। अच्छा, अब इसके बाद ये हो गई आपकी जो है डिविजन्स हो गई ड्रग की। अब जो सेकंड है वो है बेसिक सोर्स ऑफ मेडिसिन। आप बेहतर जानते हैं कि जो ड्रग है जो तैयार की जाती है उसका कोई सोर्स होता है कि ये कहाँ से हासिल की गई है ड्रग। नेचुरल सोर्स हो गया, सेमी सिंथेटिक हो गया, और सिंथेटिक हो गया। नेचुरल सोर्स में आपके पास प्लांट सोर्स से भी हो सकती है वो ड्रग। एनिमल सोर्स, वो ड्रग जो कि किसी प्लांट से, किसी पौधे से हासिल की जाती है, किसी पौधे का एक्सट्रैक्ट हो सकता है वो, या किसी एनिमल से हासिल की जाती है, किसी एनिमल ओरिजिन से, कोई हार्मोन से जैसे वो हासिल कर लिए जाएं, ठीक है। और इसके अलावा माइक्रोबियल सोर्स हो सकता है, जैसे किसी बैक्टीरिया से हम कोई जो है वो ड्रग हासिल करें, जैसे वैक्सीनेशंस वगैरह हैं, इनका सोर्स क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं। इसी तरह मिनरल सोर्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, उसको हम मुख्तलिफ मिनरल्स उसमें शामिल होते हैं, मिनरल सोर्स हो गया, विटामिन्स में एडिड होते हैं, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये हो गए उनके, ये हैं उसके मिनरल सोर्सेज हो गए हैं। तो प्लांट सोर्स जो है, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, ई.जी. रेजरपीन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रोवल्फिया सर्पेंटिना। रेजरपीन एक ड्रग है जो कि किस पौधे से हासिल होती है, रोवल्फिया सर्पेंटिना से। सिनामन अल्डिहाइड ऑब्टेन फ्रॉम द सिनामम लोरेरी। डिजॉक्सिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिजिटालिस लैनेटा। डिजॉक्सिन जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, और ये किससे, डिजिटालिस लैनेटा, इसका प्लांट सोर्स है, वहाँ से हासिल होती है। एनिमल सोर्स की बात करें तो बहुत सारी ड्रग्स जो है वो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट ड्रग, वो कहाँ से हासिल की जाती है, एनिमल सोर्स से हासिल की जाती है। उसमें इंसुलिन हो सकता है, सेक्स हार्मोन्स हो सकते हैं, इसके अलावा थायरॉक्सिन भी हासिल हो सकती है। थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन बनाता है, तो जो है कुछ मिकदार ब्लड में थायरॉक्सिन की पाई जाती है, तो ये भी हम एनिमल सोर्स से हासिल कर सकते हैं। माइक्रोबियल सोर्स जो हैं, जैसे आपकी एंटीबायोटिक्स हो गई, आपकी वैक्सीन्स हो गई है, या आपकी इंसुलिन हो गई है, ये कहाँ से, माइक्रोबियल सोर्स होता है, ये वहाँ से मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल की जाती है। मिनरल सोर्स हो गए, जैसे जिंक और आयोडीन हो गया, जिंक हो गया और आयोडीन हो गया, ये आपके मिनरल सोर्सेज हैं। सेकंड जो क्लास है वो है सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन होता है जो कि सिंथेसाइज की जाती हैं बाय यूजिंग कंबाइंड सोर्स ऑफ द नेचुरल एंड द सिंथेटिक वर्ल्ड। जैसे एमॉक्सिस नेचुरल सोर्स से होती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाए, जो भी ड्रग है किसी नेचुरल सोर्स से हम हासिल कर रहे हैं, उसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें लेबॉर्ट्री लेवल पे, और वो क्या कहलाती है, सेमी सिंथेटिक सोर्स ना। मतलब सोर्स तो उसका नेचुरली होता है, लेकिन उसमें हम मॉडिफिकेशन कुछ कर देते हैं, वो सेमी सिंथेटिक सोर्स कहलाता है, जैसे एमॉक्सिसिलिन, सेफिक्सिम एंड द सेफ्ट्राक्सोन। थर्ड जो क्लास है वो है सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स और जो ड्रग होती हैं वो ग्रुप ऑफ ड्रग होता है, टोटली सिंथेसाइज होती हैं, किसमें, लेबॉर्ट्री में, बाय यूजिंग द केमिकल और द सब्सटेंसेस, ये कहलाते हैं सिंथेटिक। वो प्योरली जो है किसी केमिकल को, जैसे दो केमिकल हैं उसको हम आपस में मिक्स करें तो हमें एक नया केमिकल जो हासिल होता है वो क्या कहलाएगा, वो टोटली एक नया एलिमेंट होगा, एक नया केमिकल होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्प्लीटली सिंथेटिक सोर्स है। इसे हमने लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ टेस्ट करके मुख्तलिफ केमिकल्स को कंबाइन करके हासिल किया है, तो वो कहलाएगा सिंथेटिक सोर्स।
जैसे हम पैरासीटामोल हो गया, एस्प्रिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया एंड सल्फोनामाइड ग्रुप्स हो गए हैं। इसके अलावा आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो पता हो कि जैसे जेनेरिक है, जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम, केमिकल नेम एंड द स्ट्रेंथ। जेनेरिक नेम क्या होता है, ये नेम जो है वो गिवन किए जाते हैं टू ऑन द साइंटिफिक बेसिस, और ये ड्रग का ऑफिशियल नाम होता है। ये ड्रग का, जैसे पैनाडोल का जो जेनेरिक नेम है वो क्या है, पैरासीटामोल है, ठीक है। इसी तरह जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये भी नोविडेट जो टैबलेट है, नोविडेट, उसका क्या है, ऑफिशियल नेम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये उसका जेनेरिक नेम है, ठीक है। इसी तरह से जो एस्कार्ड है उसका एस्प्रिन है, तो ये उसका क्या है, सिंथेटिक, ये उसका क्या है, ऑफिशियल नेम है। जेनेरिक नेम जो है ना वो ड्रग के क्या होते हैं, ऑफिशियल नेम होते हैं, जो जेनेरिक नेम होते हैं। आप देखें, आप ख़रीदते हैं पैनाडोल, ब्रैकेट में एक नाम लिखा होता है, वो क्या कहलाता है, इसका जेनेरिक नेम कहलाता है, और वो ही इसका ड्रग का ऑफिशियल नेम होता है। मैं कहूँ कि पैरासीटामोल जो है ना, मैंने आपको बताया कि फार्मूलरी कैसे मेंटेन की जाती है, ये इसका सीरियल नंबर हो गया। सपोज़ करें ये जो है आपके पास ड्रग का नेम हो गया, मैं कहूँ कि इसमें आपको चाहिए थी नोविडेट, बल्कि ये हो गया इसका जेनेरिक, ये जेनेरिक हो गया और ये इसके ब्रांड हो गए। अब जेनेरिक में मैं कहूँ कि पैरासीटामोल है जेनेरिक इसका नाम, इसमें आपके पास मार्केट में कैलपोल भी अवेलेबल है, पैनाडोल भी अवेलेबल है, फेब्रोल भी अवेलेबल है। वो इसके नाम कौन से कहलाएंगे, ये ब्रांड नेम है। मतलब ये कि एक सेम केमिकल है, एक ऑफिशियल वो है केमिकल है, वो मुख्तलिफ कंपनी तैयार कर रही है ना। एक पैरासीटामोल जो है अगर GSK तैयार करती है सपोज़ करें, तो वो क्या करती है, पैनाडोल के नाम से तैयार कर रही है, ठीक है। दूसरी कंपनी तैयार कर रही है तो वो उसको कैलपोल का नाम दे रही है। जो कोई तीसरी कंपनी उसी ऑफिशियल जो है पैरासीटामोल को तैयार करी तो वो उसको फेब्रोल का नाम दे रही है, तो वो ब्रांड हो गया। जैसे कपड़े तो मुख्तलिफ इंडस्ट्री तैयार करती है ना, लेकिन एक गुल अहमद का कपड़ा हो गया, एक निशात लिलन का हो गया, एक जो है ना आपका सफ़ायर का हो गया, इस तरह से। तो कर तो सब जो है ना वो कपड़े तैयार रही हैं, लेकिन उनके क्या है, डिज़ाइन मुख्तलिफ हैं, तो वो अपने ब्रांड के लिहाज से। इसी तरह से ड्रग का होता है कि वो ऑफिशियल नेम एक ही होता है, लेकिन वो क्योंकि मुख्तलिफ कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो वो अपने उससे जो है एक नाम स्पेसिफिक दे देती हैं और उसकी पहचान करवाता है कि अगर वो नाम दें तो वो तो मिक्स हो जाए सबके ना। तो ये ब्रांड नेम और जेनेरिक में आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क पता हो। ब्रांड नेम जो है वो कंपनी जो है ना वो देती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, भाई वो उसकी प्रॉपर्टी होती है ना, इसलिए वो अपना नाम, एक मखसूस नाम देती हैं अपने प्रोडक्ट को। These name are given to the identify the one product from the another। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे पैरासीटामोल कैलपोल भी है, कैलपोल भी है, पैनाडोल भी है, कैलपोल डिस्प्रोल है, डिक्लोफिलिक सोडियम को देख लें आप, डिक्लोरान भी है, वोल्ट्रॉल भी है उसका नाम। इसी तरह एस्प्रिन है, उसका नाम डिस्प्रिन भी है और लोप्रिन भी है, ठीक है। अब है केमिकल नेम। केमिकल नेम जो है वो नाम होता है जो कि गिवन टू द ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। ये मुख्तलिफ जो केमिकल्स होते हैं या मुख्तलिफ एटम्स अटैच होते हैं। एक पैरासीटामोल है जिसमें इसमें मुख्तलिफ जो एटम या मॉलिक्यूल अटैच हैं, उसकी बेस पे जो नाम दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, उसका केमिकल नेम कहलाता है। और ये नाम जो है ना वो रिवील करते हैं एवरी पार्ट ऑफ द कंपाउंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन का जो है ना और क्या है, केमिकल नेम है। और इसी तरह से एसिटाइल पैरा अमाइनोफिलोन जो है ये किसका, पैरासीटामोल का नाम है। स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ, लास्ट ऑफ स्ट्रेंथ क्या कहलाती है। आप कोई भी ड्रग यूज़ करते हैं तो उसकी जो डोज़ है वो उसकी जो मतलब कि डोज़ है वो उसकी स्ट्रेंथ भी डिसाइड की जाती है। स्ट्रेंथ की मदद से आप उसकी डोज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम कहते हैं कि पैनाडोल जो है वो 500 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। पैनाडोल की एक टैबलेट में कितने हैं, 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। इसी एक्टिव इंग्रेडिएंट कितनी मिकदार में है वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाता है।
और स्ट्रेंथ को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस स्ट्रेंथ की बेस पे हम पीडियाट्रिक और जो एडल्ट डोज है उसमें हम फ़र्क कर सकते हैं। अब हम कहें कि आपके पास नोविडेट जो है वो 250 में भी अवेलेबल है। नोविडेट आपके पास कितनी स्ट्रेंथ में अवेलेबल है? टैबलेट एंटीबायोटिक है, 250 में भी है और 500 में भी है। 250 का जो फार्मूला है वो किसमें? अंडर 12 ईयर्स जो है दिया जा सकता है, उसके लिए जिनका वज़न कम होता है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन जो एडल्ट डोज है वो कितनी दी जाएगी? 500 मिलीग्राम में दी जाएगी। इसी तरह से जो है आपकी जैसे वो है वोल्ट्राल है या डिक्लोरान है। वोल्ट्राल SR भी एक वोल्ट्राल है 75 मिलीग्राम में है, लेकिन वोल्ट्राल SR 150 मिलीग्राम में है। तो यहाँ पे एडल्ट और उसका फ़र्क तो नहीं है। ये जो है वोल्ट्राल दी किसको जाएगी? एडल्ट को ही दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे 75 और 150 की वजह से उसकी क्या हो जाएगी? फ्रिक्वेंसी डिसाइड की जाएगी कि 75 मिलीग्राम वाली दिन में कितनी दफ़ा दी जाएगी? 2 दफ़ा दी जाएगी। लेकिन जो 150 मिलीग्राम है वो दिन में सिर्फ 1 दफ़ा दी जाएगी। तो जो स्ट्रेंथ होती है उससे ना सिर्फ हम डोज कैलकुलेट करते हैं बल्कि उससे हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करते हैं। डोज और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेंथ का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से कुछ जो है अल्लाह ना करे, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, किडनी के पेशेंट होते हैं, कुछ ड्रग्स जो है वो किडनी से रिलीज़ होती हैं, तो हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि डोज को कम कर दिया जाए, ताकि जो मरीज़ है, जो डायलिसिस का पेशेंट है, उसके किडनी पे कोई रिएक्शन ना आए उस ड्रग की डोज की वजह से। तो वहाँ पे बाज़ का हम डोज हाफ़ कर देते हैं। अगर कम स्ट्रेंथ वाली है तो फिर उसको प्रेफर किया जाता है। अब ऑगमेंटिन है, सपोज़ करें, और जो ऑगमेंटिन है 625 वाली भी है और इसके अलावा जो है 375 वाली भी है। अगर डायलिसिस का पेशेंट है तो हम कह सकते हैं कि वो 375 वाली इसको सुबह शाम में दी जा सकती है अगर डायलिसिस का पेशेंट है, और अगर नॉर्मल है तो उसको 625 मिलीग्राम BD या TDS जो है वो TDS बल्कि दी जाती है। तो स्ट्रेंथ की वजह से आप डोज और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसे डिसाइड करने में वो आसानी होती है। तो यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।